हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा और क्या वही वजह आज भी जिंदा है और हिटलर को ने सही कदम उठाया था, इस बात को आज यहां देखते हैं। और क्या हिटलर का ये जुमला ठीक था कि मैं 80% यहूदियों को मार रहा हूं, 20% इसलिए छोड़ रहा हूं कि दुनिया को मालूम हो सके कि वो किस तरीके से बर्बरियत मचाते हैं या उनके जुल्म सितम की कहानी क्या है। आज के प्रोग्राम में खास तौर पर इन अहम मौज़ूआत पर सवालात उठाए जाएंगे और इन अहम मौज़ूआत पर बात करूंगा। आपके लिए बहुत सारी नई मालूमात होगी और बहुत सारी चीजें अहम भी इस जगह पर तसव्वुर की जाएगी। आइए सबसे पहले कहानी पर चलते हैं तो कि क्या आखिर हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और क्यों नफरत करता था। उसकी अगर हम अमेरिकन लाइब्रेरी से और अमेरिकन में जो होलोकॉस्ट की वजूहात लिखी गई हैं उसके रीजंस यानी उसकी वजूहात को अगर पढ़ें तो वो एक मौकिफ नजर आता है। दूसरा मौकिफ क्योंकि हिटलर का अपना मौकिफ था और उसके बाद यहूदियों का कंट्रोल हिटलर के जाने के बाद दूसरी जंग अजीम के बाद इतना ज्यादा हो गया कि हिटलर पर बात करना और हिटलर का मौकिफ देना ही गुनाह कबीरा समझा गया और आज तक हिटलर के मुताल्लिक कोई भी बात की जाए तो उसे गलत ही तस्वुर किया था या उस ओपिनियन को समझा जाए। हिटलर 6 बड़ी वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर कहा जाता है कि हिटलर इनसे शदीद नफरत करता था। पहली और सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब पहली जंग अजीम खत्म हुई तो उस वक्त जर्मन को शिकस्त हुई। जिस वक्त जर्मन फौज ने सरेंडर किया उस वक्त की कहानी है कि उस वक्त हिटलर एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था और उस हॉस्पिटल के अंदर उसके एडमिट होने की वजह उसकी आंख का मुतासिर होना था। इसलिए आंख इसलिए मुतासिर हुई थी क्योंकि कहा जाता है कि एक जहरीली गैस छोड़ी गई थी जिसकी वजह से इत्तेहादियों ने जो गैस छोड़ने की वजह से जो जर्मन फौजी थे उनकी सांस लेने की सलाहियत, उनकी आंखें, सब कुछ मुतासिर हुआ था। कहते हैं कि जब इस बात का इल्म हिटलर को हुआ कि जंग हार चुके हैं तो वो जेल में था और उसका बड़ा मशहूर जुमला था कि मेरी आंख बंद होने से पहले ही अंधेरा हो चुका था, यानी कि हिटलर उससे शदीद मायूस हुआ था। हिटलर का जहन और हिटलर ये समझता था कि ये जो गैस बनाई गई और ये जो गैस फेंकी गई इसकी सबसे बड़ी वजह यहूदी हैं। यहूदियों ने उनसे धोखा किया है और यहूदियों ने न सिर्फ उनकी मुखबरी की है बल्कि यहूदियों ने उस वक्त कहा तसव्वुर ये था कि इस वक्त जितनी भी फाइनेंशियल चीजें हैं वो तमाम की तमाम यहूदियों के कंट्रोल में और यहूदियों ने ही इस पर पैसा लगाया है और यहूदियों ने ही जर्मनों को शिकस्त दी है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो समझता था कि इस वक्त जितना भी मीडिया था उस जमाने में क्योंकि प्रिंट मीडिया और रेडियो बहुत ज्यादा काउंटेबल होता था तो कहा जाता है कि यहूदियों का मुकम्मल तौर पर उस प्रिंट मीडिया पर और इस पर कंट्रोल था और उन्होंने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जर्मन फौज के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि जिसकी वजह से जर्मन फौज को शिकस्त हुई। ये 2 बड़ी वजूहात के साथ तीसरी बड़ी वजह ये थी कि ईसाइयों क्योंकि खुद हिटलर ईसाई था यानी मसीही था और दूसरी तरफ ज्यूज थे। एक आम तस्वुर यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो सलीब पर लगाया गया उसकी सबसे बड़ी वजह उस वक्त के यहूदी उलमाए किराम थे जिनकी वजह से या जिनकी साजिशों की वजह से ये हुआ। मगर उसके बाद जाहिर है हिटलर के जाने के बाद इस बहुत सारे मीडिया सेंटर से बहुत सारी किताबों से हटाकर अब ईसाई जगहों पर या खास तौर पर यूरोप में यह पढ़ाया जाता है कि उसकी वजह उस वक्त के रोम के मजहबी लोग और उस वक्त रोम के हुक्मरान थे। खैर ये नक्ता नजर भी उस वक्त बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार गया था। हिटलर खुद यहूदियों के खिलाफ तो बहुत बाद में हुआ लेकिन अगर आप जरा सी यूरोप की तारीख को देखें तो यूरोप जब तारीख दौर से यानी डार्क इरा से बाहर आ रहा था उस वक्त उसकी सबसे बड़ी जंगें जो सलेबी जंगें कहलाती हैं जो मुसलमानों के साथ लड़ी गई उसके साथ साथ उन्होंने यहूदियों के साथ भी वही सलूक रखा था। यहूदियों के मुतालिक वो आम तस्वुर रखते थे कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलेब तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया और इसीलिए वो समझते थे कि यहूदी हमेशा से साजिशी होते हैं। और सन 1519 में
पहली बार एक टर्म इस्तेमाल की गई जिसका नाम था गेटू। ये गेटूस क्या होते हैं? ये गेटूस वो जगह है कहलाई कि जहां पर वेनस के अंदर इटली में सबसे पहले यहूदियों को शहर से बाहर निकालकर एक अलग आबादी बनाई गई जिसे कहा जाता था गेटूस, और उस गेटूस के अंदर यहूदियों को रखा जाता था। फिर यह सिलसिला सब जगह पर, फ्रैंकफर्ट हो या दीगर शहर हो, उन सब जगहों पर सन 16वीं ईस्वी के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा राइज हो गई कि यहूदियों को यूरोप में शहर से बाहर एक अलग आबादी में रखा जाने लगा। उसकी एक वजह उनकी तरफ से साजिशी नजरियात थे और दूसरी सबसे बड़ी वजह ईसाइयों के इनके साथ ताल्लुकात थे। इस वजह से ये नजरियात उस जगह पर बहुत ज्यादा तकवीत पा चुके थे, और जब 15वीं सदी के बाद से लेकर सब 20वीं सदी आती है और पहली जंग अजीम में हिटलर को शिकस्त होती है, तो उसकी वजूहात में भी यहूदियों की इन्हीं साजिश को समझा जाता है। यहूदियों की इन्हीं साजिश में जो मीडिया कंट्रोल है और जो पैसे का मामला है, वो सारा इसमें अव्वलीन तरजीह के साथ साथ रखता था, क्योंकि हिटलर की पैदाइश और हिटलर का बचपन ऑस्ट्रिया में गुजरा है, और ऑस्ट्रिया में खास तौर पर यहूदियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम जारी थी, और इसी वजह से उसके जहन में ये यहूदियों की साजिशें बिल्कुल आम थी। अब जब 1930 के बाद, यानी कि जो 1930 के बाद जैसे जैसे हिटलर के पास इक़्तिदार आना शुरू हुआ, तो खास तौर पर वो दो चीजों पर बड़ा फोकस हुआ कि उनके गद्दारान कौन थे और किसकी वजह से वो हारे, और दूसरा जर्मनी का यानी कि एक बेहतरीन कौम का तसव्वुर था। इन दो बुनियादों पर खास तौर पर हिटलर यहूदियों से शदीद नफरत करता था कि उन्होंने पहले जंग अजीम में शिकस्त की जो सबसे बड़ी वजह थी वो यहूदियों का पैसा, यहूदियों की साजिशें और यहूदियों के नजरियात थी। अब ये तस्वुर, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ हिटलर से नहीं था, बल्कि बहुत पहले से ये तस्वुर आम था, क्योंकि मीडिया पर यहूदियों का बड़ा एक कंट्रोल रहा था, तो उन्होंने ही हिटलर के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा शुरू किया। हिटलर की पॉलिसी के मुताबिक जब उसने ये फैसला किया कि अब यहूदियों को अलग रखना चाहिए, तो उसने गेटूस पॉलिसी को ज्यादा तेजी के साथ लॉन्च किया, खासतौर पर पोलैंड और ऐसी तमाम रियासतें कि जहां पर जर्मन ने बाद में कब्जा किया था, वहां यहूदियों की अक्सरियत थी और वो उसका ख्याल ये था कि ये उनके खिलाफ साजिश करेंगे। इसीलिए सन 1938 में बाकायदा ये पॉलिसी बनाई गई कि इन्हें गेटूस के अंदर बंद रखा जाए, और इसमें तकरीबन ऐसे छोटे छोटे गेटूस बनाए गए। जो सबसे बड़ा गेटू था उसके अंदर करीबन यहूदियों की आबादी 4 लाख के करीब थी। अमेरिकन होलोकॉस्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके मुताबिक अगर उसकी मालूमात को अगर देखा जाए, तो वहां पर यह दावा किया जाता है कि जनाब यहूदियों को इस तरीके से बंद किया गया। यहूदियों के लिए उसने खास तौर पर वो पाबंदियां आयद की जिस तरीके की पाबंदी आज फलस्तीन में यहूदियानी सहूनी ताकतें कर रही है, या जिस तरीके से उन्होंने किया। यहूदियों ने इस सारे फैसले को मानने से इनकार किया और 1938 में यहूदियों ने सबसे पहले नाजियों पर एक हमला करना शुरू किया। 1938 के सितंबर अक्टूबर में यह मामला ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया, और जिसके बाद बाकायदा जर्मनों ने एक प्रोटोकॉल जारी किया। इस प्रोटोकॉल के मुताबिक, इस प्रोटोकॉल के तहत जो है वो 9 नवंबर 1938 को यहूदियों के खिलाफ पूरे जहां जहां पर उस वक्त हिटलर का कंट्रोल था वहां पर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ। फ्रांस में यहूदियों के हाथों जो जर्मन सिफारतकार है उसका कत्ल हो गया, जिसके बाद ज्यादा सख्ती की गई और ज्यादा सख्त पॉलिसी अपनाई गई हिटलर की वजह से। उन्हें सख्ती के साथ कहा गया कि अब यहूदियों की पहचान जहां उसका लिबास होगा वहीं पर उनके नाम की भी अलग पहचान रखी गई। हर यहूदी के लिए यह लाजिम हो गया कि वो अपने नाम के आखिर में इजराइल का वर्ड और औरतें उसके नाम के आखिर में सारा का लफ्ज इस्तेमाल करेगी। ये सख्त पॉलिसी इस हद तक बढ़ी कि यहूदियों के लिए कहा गया कि वो अपना लिबास अलग रखेंगे कि जिसकी पहचान हो सके, और खास तौर पर उस लिबास के ऊपर एक अपना टैग भी लगाएंगे कि वो यहूदी हैं। इन तमाम वजूहात के बाद जब ये पॉलिसी का सिलसिला जारी रहा, तो उसके बाद दूसरी आलमी जंग शुरू हुई और दूसरी आलमी जंग में हिटलर को नाकामी हुई। हिटलर की इस नाकामी के बाद का सिलसिला बहुत ही अजीब और गरीब रहा। हिटलर की इस नाकामी के बाद हिटलर के मुतालिक खास तौर पर यह प्रोपेगेंडा किया गया
तो हिटलर ही वो वाहिद शख्स था कि जो यहूदियों के खिलाफ था। लेकिन सिर्फ मामला हिटलर का ही नहीं था, बल्कि पूरे यूरोप के अंदर उस वक्त सलेबी जंगों के बाद से जो सूरत हाल थी, उसमें ईसाइयत भी एक इंतहा पसंदी पर पहुंच चुकी थी। और फिर यहूदियों ने इस हवाले से खास कंट्रोल हासिल किया। यहूदियों के पास पहले ही मीडिया का बहुत ज्यादा कंट्रोल था, फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ बैंक्स के मालकान थे। उन्होंने इस कंट्रोल का मुकम्मल फायदा उठाया और फिर होलोकॉस्ट को एक दर्दनाक कहानी के तौर पर पेश करते हुए ये पॉलिसी अपनाई कि किसी भी सतह पर कहीं पर भी उनकी फेवर में बात ना की जा सके जो कुछ भी हिटलर ने किया, बल्कि ये पॉलिसी अपनाई कि हिटलर की जितनी भी पॉलिसीज थी उसकी मुखालफत का सिलसिला शुरू किया। इस पूरी गुफ्तगू में हमने बहुत रिसर्च की, हमने सारी मालूमात हासिल करने की कोशिश की और हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या हिटलर ने किसी भी मकाम पर यह बयान दिया है कि उसने 80% यहूदियों को कत्ल कर दिया और 20% यहूदियों को रखा है ताकि दुनिया को मालूम हो सके। ये बात ठीक नहीं है। हमने मुख्तलिफ बड़ी बड़ी लाइब्रेरी से डेटा इकट्ठा किया, हमने हिटलर की किताब मेरी जद्दोजहद को स्टडी की, ऐसा बयान कहीं पर भी नहीं है। हमने अखबारात को खंगाला, हमने तमाम चीजों को देखा, नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसका माखज किस तरीके से आया, इसका माखज दो जरायों से आया। यानी कि सबसे पहले यहूदियों का ये प्रोपेगेंडा कि हिटलर ने होलोकॉस्ट में 80% यहूदियों को कत्ल कर दिया था और बताया 20% बच गए थे। तो पहला जो जुमला था इसका कि 80% यहूदियों को कत्ल किया गया, ये यहूदियों का ही किया गया प्रोपेगेंडा है। दर हकीकत 80% यहूदियों को पूरी दुनिया में कत्ल नहीं किया गया था और इसके शवाहिद कहीं पर भी मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है। अब वहीं से बात को अक्स किया गया और लोगों ने इस जुमले को लिया कि जो 20% यहूदी बच गए वो हमने सबक के लिए भेजे हैं। ऐसी सूरत हाल में ये बयान कहीं पर भी हमें किसी तारीख की किताबों से नहीं मिला। अलबत्ता आजकल सोशल मीडिया पर ये बहुत ज्यादा हावी है। यहूदी, क्योंकि यहूदी एक अलग मामला है और सहूनी और इजरायली कुव्वतें एक अलग मामला है। इजराइल और सहूनी कुव्वतों ने इस प्रोपेगेंडे से मुकम्मल फायदा उठाते हुए पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में रहकर रखा। गुज़िश्ता 76 सालों के अंदर उन्होंने सिर्फ वन साइडेड प्रोपेगेंडा होने दिया कि यहूदी ही मजलूम थे और हिटलर ही सबसे बड़ा जालिम था, और उस पर बात करने तक पाबंदी आयद कर दी गई। जिस तरीके से हिटलर को यह शिकायत थी कि उसके जो लोग, उस वक्त का जो मीडिया था वो यहूदियों के कब्जे में है, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके का प्रोपेगेंडा, इसी तरीके की बातचीत आज कही जाती है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये तीन वो बड़ी जगह हैं जिसके तीनों के मालकान मुख्तलिफ हैं। यानी कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का मालिक एक मार्क ज़करबर्ग जो कि यहूदी है। इसी तरीके से यूट्यूब, क्योंकि गूगल की मिल्कियत, और यूट्यूब, गूगल और फिर उसके साथ की तमाम प्रोडक्ट्स, और इसी तरीके से ट्विटर। इनका कंट्रोल इस हद तक है कि आज भी आपने देखा होगा कि यूट्यूब, ट्विटर या फेसबुक पर आप फलस्तीन की हिमायत में या हमास की हिमायत में या अगर उससे मुतल्लिका कोई ऐसी वीडियो लगाएं तो फौरी तौर पर बंद कर दी जाती है। हाँ, अलबत्ता मुसलमानों के खिलाफ जितनी भी गुफ्तगू हो रही हो या फलस्तीन के खिलाफ जितनी भी गुफ्तगू हो रही हो उसे मुकम्मल तौर पर इजाजत हासिल है। इसी तरीके का यही वो बात थी कि जो उस वक्त यूरोप के खास तौर पर और अमेरिका, क्योंकि उस वक्त एक नई ताकत बन रहा था, आज भी न्यूयॉर्क के अंदर जो 12% से ज्यादा लोग हैं वो यहूदी हैं। और कहा जाता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी हमास के मामलात में भी जो अपनी वीडियोज, जो अपने इदारिये लिखे, वो तमाम के तमाम इदारिये खास तौर पर हमास की मुखालफत और इजराइल की सपोर्ट में लिखे गए। ये तमाम का तमाम मीडिया इसी तरीके से कंट्रोल है जैसे माजी में रहा है और जिस पर खास तौर पर हिटलर अपनी शिकायत करता रहा।